हिंदी अंग्रेजी और मिक्स दोनों करते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो महाविद्यालय का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सेमिनार आज आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर या भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन किया। वो जो जितनी बच्चियां खड़ी हैं वो आपके लिए ही है। यहाँ श्वेत धवल सोफा आप ही का इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए, आइए बैठिए। अरे जिसपे ऐसे कुर्सियां जिसका कोई सम्मान ना हो उससे बेहतर है उसका बैठ के मान बढ़ाया है। आइए, खड़ी क्यों है इतनी देर से? मैं बहुत देर से वहां भी खड़े देख रहा था। आओ सामने बैठ जाओ, क्योंकि आगे तो आप ही को सामने बैठना है। तो अभी से आप लोग इसकी आदत डाल लीजिए। इतना बड़ा सौभाग्य देवेंद्र नगर महाविद्यालय ही दे सकता है, इसलिए देवेंद्र नगर महाविद्यालय के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत ऐसे ही चमकते दमकते आभा ओज तेज और प्रभा से भरे हुए चेहरों के साथ ही किया जाना चाहिए। और वही दैदीप्यमान भारत की संस्कृति है और वही दैदीप्यमान भारत भी है। और वही भारत है जो गार्गी और मैत्रेयी का भारत है, जहां पर हम आज आकर लैंगिक समानता की बात करते हैं। वो भारत में न जाने कितने साल पहले से आदिकाल से ही लैंगिक समानता हमारे यहाँ थी, लेकिन कुछ ऐसे भी आक्रांता आए जहां पर लैंगिक समानता लगातार कम होती चली गई या न के बराबर हो गई और हम फिर उसका प्रादुर्भाव करने का एक पुनः प्रयास करने लगे। और इसीलिए ये जो भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं भारत इसलिए इसको कहता हूं क्योंकि ये पूरी दुनिया का भार लिया हुआ रथ है। ये रथ है, ये रथ इसलिए है क्योंकि ये पूरी दुनिया का भार इसलिए भी लिया है क्योंकि ज्ञान की यदि चक्षु खोलकर ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना है तो पूरे के पूरे विश्व में यदि कोई देश इसको बढ़ा सकता है या कर सकता है या आगे ले जा सकता है, वो आपका देश, अपना देश, जिसको आप कहते हैं मेरा भारत महान, वही भारत है। और राइट साइड में यदि आप देखें तो मैं भारत के पूरे उस लोक नृत्यों की एक छवि आपको दिखाई दे रही है और उसके बगल में यदि लेफ्ट साइड में आप देखें तो भारत में के वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं जो भारत के कहीं संस्कृति को या सभ्यता को या परंपरा को दृष्टि गोचर करता है। अब भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों चाहिए? इस भारत के लिए हमारी ज्ञान परंपरा जो इतनी विशाल थी, इतनी समृद्ध थी, और आपका टाइटल भी कहता है रूट्स एंड होराइजन्स। हमारी जड़ें मजबूत हैं, हमारी जड़ें मजबूत थी, हमारी जड़ें मजबूत रहेंगी तो फिर हमें रूट्स की क्या जरूरत है? जब तक रूट्स फैलेंगे नहीं, जब तक रूट अंदर तक नहीं जाएंगे, जब तक जड़ अंदर तक समाएंगे नहीं, और जितना जड़ अंदर तक होगा उतना ही उसका तना भी बाहर निकला हुआ होना चाहिए। इसलिए हमको अपनी जड़ों को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम जड़ों को मजबूत नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे लिए बड़ी दिक्कत होगी। और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो हमें देखना चाहिए उस होराइजन की ओर। होराइजन आप सभी जानते हो, खास करके विद्यार्थियों के लिए होराइजन वो होता है जहां समुद्र के सामने आप खड़े होते हैं तो वो अंत में आपको एक समुद्र का किनारा दिखाई देता है और वहां पर आसमान और समुद्र दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वो होराइजन है जिसको हम हिंदी में क्षितिज कहते हैं। लेकिन यदि बोर्ड पर आप जाएंगे और उस अंत तक पहुंचेंगे तो उसका कोई अंत नहीं होता, क्षितिज अंतहीन होता है। और इसीलिए हम जड़ों को इतनी मजबूत करें कि हमारी दिव्य दृष्टि अंतहीन ले जा सके और भारतीय ज्ञान परंपरा को उस अंतहीन हद तक ले जा सके। ऋग्वेद में कहता है इन द बिगिनिंग देयर वाज नो मार्जिन, इन द बिगिनिंग देयर वाज नो सेंटर। मतलब शुरुआत जब हुई तो न तो कोई मार्जिन था न ही कोई सेंटर था। इन द मिडिल देयर एग्जिस्टेड अ मार्जिन, देयर एग्जिस्टेड अ सेंटर। और बीच में एक मार्जिन भी आया और सेंटर भी आया। और अंत में कहता है इन द एंड देयर विल बी नो मार्जिन, देयर विल बी नो सेंटर। तो हम पुनः उसी अवस्था को आएंगे। मतलब यह हुआ कि हम जिनको मार्जिनलाइज कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये बड़े मार्जिन में है, ये एकदम अब पूरी मुख्य धारा में जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब उनके साथ बैठकर आप देखते हैं तो उनको लगता है कि हम तो सेंटर में हैं। ये जो लोग अपने आप को सिविलाइज्ड या हाईली मल्टीकल्चरल सोसाइटी के लोग कहते हैं, ये एक्चुअल में मार्जिन में है। हम तो
सेंटर थे। ये तो केवल देखने का नजरिया है कि आप किसको मार्जिन मानते हैं और किसको सेंटर मानते हैं। और उसी बात को लेकर यदि हम बात करें भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो एक विश्वविद्यालय था, जो विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में विख्यात था। यह विश्वविद्यालय जहां से पढ़ने के लिए पूरे देशों से लोग आया करते थे, और जहां पर कहा जाता है कि इसका ग्रंथागार या लाइब्रेरी जब जली तो ये कई वर्षों तक लगातार जलती रही। कौन सी? नालंदा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और विश्वविद्यालय जो इसी के नाम का है, बल्कि इससे दूसरे नाम का है, उसमें भी बहुत अकूत संपत्ति थी और अकूत यहां पर न जाने कितना नॉलेज सिस्टम था, जिसका नाम है तक्षशिला। ये दोनों नालंदा और तक्षशिला हमारे ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान पद्धति या भारतीय ज्ञान प्रणाली के सबसे बड़े वाहक हैं। और इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि। तो मतलब क्या हुआ कि देयर इज नथिंग एज प्यूरिफाइंग एज नॉलेज। आप यदि अमृत कहते हैं तो दुनिया में अमृत नॉलेज के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि आप अमृत मानते हैं तो समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत जो है वो ही ज्ञान की पिपासा में लिया गया अमृत है। और इसीलिए देवताओं ने उस अमृत को पिया, मतलब उन्होंने ज्ञान को पिया, और असुरों को उसको पीने नहीं दिया, मतलब उनको अज्ञानी ही बनाए रखा। तो इसीलिए विद्या का ज्ञान हम सभी को होना चाहिए। और इस विद्या का ज्ञान देने वाला जो हमारा महाविद्यालय है या विद्यालय है, उससे बेहतर कहीं कोई गीता नहीं हो सकती, उससे बेहतर कोई धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। तो ये जो विद्यालय जहां हम विभिन्न प्रकार के आयामों से शिक्षा प्राप्त करते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी भूमिका है। और इसीलिए उसको आगे बढ़ते हुए जो आपका टॉपिक है रूट्स, वो रूट्स किस पेड़ के दिखाए गए हैं। यदि पेड़ के जड़ मजबूत नहीं होंगे तो उसका तना और उससे निकलने वाली शाखाएं और उस शाखाओं में निकलने वाले पत्तियां, फूल, वो सब कुछ भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए जड़ों को मजबूत करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। नहीं। और इसलिए जब हम जड़ को मजबूत किए तो भारत जो था वो जड़ से बहुत मजबूत था और मजबूत है। और ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये बालकनी में बता सकते हैं बालकनी ना अंदर का, हम उसमें से खाना उल्टा करते हैं। वो पत्थर का रथ है जो कि राजा कृष्णदेव राय के जमाने में था। और राजा कृष्णदेव राय को यदि आप जाने तो ये तेनालीराम उनके दरबार में थे, जो बहुत बड़े विदुषी थे। और उस विजयनगर इसकी समृद्धि ये सब सड़क के किनारे आलू और प्याज के जैसे दिखते थे। कहने का तात्पर्य है कि इतना समृद्ध, सशक्त और सुदृढ़ वो राज्य रहा। और यही जो रथ है, जो कि किसका रथ है? पत्थर का रथ है। ये चलायमान था, मतलब आप सोच के दंग रह जाएंगे कि वो कैसी इंजीनियरिंग रही होगी जो पत्थर के रथ में चलाती रही। वो कैसा इंजीनियरिंग रहा होगा जो इतने मैमथ जैगेंटिक रथ को आगे बढ़ाता रहा होगा। यही का है, कहने की परंपरा नहीं है, बल्कि ये टाइम साइंटिफिकली प्रूवन परंपरा है। ये परंपरा लगातार चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और लोगों के द्वारा एक से दूसरे को लगातार प्रदत्त की जाने वाली परंपरा है। और इसीलिए उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया एज विकसित भारत थ्रू बीजेपी। बीजेपी मतलब आप सबको लग रहा होगा बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी। गलत। मैं जानबूझ के ऐसा कैप्शन लेता हूं जहां आपकी सोच वहीं पर जाके अटके। बीजेपी का तात्पर्य है भारतीय ज्ञान परंपरा। और ज्ञाना जो है वो जे से लिखा जाता है संस्कृत में, वो ज्ञाना जी से नहीं लिखा जाता, वो ज्ञाना लिखा जाता है जहां नेजल साउंड आता है। तो JNANA इज इक्वल टू ज्ञाना। और भारतीय का बी, ज्ञाना का जे और परंपरा का पी, और तीनों मिलाइए, ये कोइंसिडेंट है कि बीजेपी और भारतीय ज्ञान परंपरा एक साथ मिल रही है। तो मैं आपको आज भारतीय ज्ञान परंपरा के थ्रू किस तरीके से हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं। हम इंडिया नहीं है बल्कि हम भारत हैं। भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए हमें, इस बात का भी द्योतक हमें कहीं ना कहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमारे जितने उपनिषद थे, जितने वेद थे,
ये सब कहीं ना कहीं ऋषियों के द्वारा आए और महर्षि व्यास ने उसको कंपाइल किया। और हम 4 वेद पढ़ते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद। अच्छा बोल रहे। वेरी गुड, आप बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये स्वामी घनश्यामानंद का प्रवचन नहीं है, इसलिए 1 वे नहीं होगा, ये हमेशा 2 वे होगा। और एक 5वां वेद होता है जो हमारे भरत मुनि ने लिखा था, जिसको हम कहते हैं नाट्य शास्त्र, उसको भी हम 5वां वेद मानते हैं। और ये सारे वेदों का यदि आप अध्ययन करते हैं या करने की कोशिश भी करते हैं तो पूरी की पूरी जीवन प्रणाली इसमें आती है। अभी सचिव महोदय कह रहे थे कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं और पूरी रशिया की जितनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ मेंटल इलनेस से ग्रसित है या मेंटली इल है या उनका कहीं ना कहीं मानसिक स्तर में कमजोरी है। और इसीलिए हमारे यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बहुत कम हो गया है। एक छोटा सा देश है हमारे ऊपर भूटान, वहां का हैप्पीनेस इंडेक्स इतना बढ़िया है, और इतना बड़ा देश है भारत, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत कम है। हम इसलिए कम हैप्पीनेस इंडेक्स में हैं क्योंकि लोग इतने जलते हैं कि ये घनश्याम मुस्कुराता क्यों, हंसता क्यों है, इतना स्विफ्ट चलता क्यों है, तो इसमें ही लोगों की पूरी एनर्जी चली जाती है। तो मेंटल इलनेस वहां नहीं होगी तो कहां होगी? अरे वो जैसे चलता है चलने दो, मैं कैसे चल रहा हूं, मैं कैसे रहता हूं, मेरा क्या वजूद है, मेरे होने का मतलब क्या है। यदि हम इसमें रह जाएं तो अपने आप मेंटल इलनेस जो है वो कम होने लगे। हम तो ये सोचते हैं कि सामने वाला मुस्कुरा क्यों रहा है, उसके कारण हमारी भ्रुकुटियां तन जाती हैं। हम यही नहीं सोच पाते कि सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो उसके साथ मैं भी मुस्कुरा लो। नहीं, मुस्कुराते तो बनता ही नहीं, अंदर से तो खून जलने लगता है, और मैं और मुस्कुराता हूं कि और जले और जले, तो पता नहीं कितना जलता होगा, रोज कितना खून जलाते होंगे। तो भारतीय परंपरा में, वेदों में सबसे बढ़िया कहा गया है कि मस्त रहो, बिंदास रहो, और इसलिए एक कोई फिल्म में भी कहा गया था टेंशन लेने का नहीं, तो इसीलिए टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। और अंग्रेजी पढ़ाने वाले सेरिल सर भी बैठे हैं और सुषमा मैडम भी बैठी हैं, हम लोग बच्चों को लगातार टेंस पढ़ाते हैं, वो प्रियंका मैडम भी बैठी हैं, टेंस पढ़ाते हैं, और टेंस इतना पढ़ाते हैं कि बच्चे टेंस हो जाते हैं, फिर वो वॉइस ही नहीं निकलती उनकी, फिर वॉइस पे पढ़ाते हैं, फिर वो नरेशन भी नहीं आता, क्योंकि वॉइस नहीं निकलती तो नरेशन कैसे आएगा। तो बच्चों को हम क्या कर देते हैं, टेंस पढ़ा के टेंस कर देते। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में वो टेंस नहीं था, वो टेंशन था ही नहीं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, आइए यहां बैठ जाइए, आप ही के लिए खानी, आइए बैठ जाओ, बिल्कुल मत सोचना कौन क्या बोलेगा, जिसको बोलना है बोलने देना, राइट। सो इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे यहां गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुल परंपरा वो थी जो आपके कक्षाओं से बाहर निकल कर थी। अभी हमारी परंपरा जो है वो कक्षा के अंदर है, एसी लगा हुआ है, या तो फैन लगा हुआ है, या तो कूलर लगा हुआ है, और जो नेचुरल एयर कंडीशन था उससे हम कोसों दूर हो गए। हमारा वही भारत है जहां पर कहीं ना कहीं राष्ट्र कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, और उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किसके नीचे की थी? पेड़ों के नीचे की थी। हम बार बार बात करते हैं, जब सचिव महोदय की बैठकें होती हैं तो हर प्रिंसिपल या हर कोई कहता है सर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरी हमेशा से यह पीड़ा रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत है, यदि व्यक्ति के अंदर में इन फ्रेम स्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत है। यदि इन फ्रेम स्ट्रक्चर है मेरे अंदर में, मैंने अपने आप को स्ट्रक्चर कर लिया है कि नहीं जैसा होगा वैसा रहूंगा, जैसा होगा वैसा करूंगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्या है। और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी तो भारतीय ज्ञान परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में फिर गुरुकुल की क्या जरूरत है। यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पर भी आप यदि सक्सेस स्टोरी किसी का पढ़ते हैं कि कोई आईएएस में टॉप किया, कोई आईपीएस में टॉप किया, कोई आईआरएस में टॉप किया, कोई इसमें टॉप किया, और उसकी स्टोरीज पढ़ने लगते हैं तो समझ में आता है कि वो लिखता है कि मैं तो मोबाइल से 2 साल तक नाता तोड़ दिया था। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन सबसे मैं कोसों दूर हो गया था। मैं कोई दोस्तों से मिलता नहीं था, पार्टी में जाता नहीं था, सोशल नहीं था, मतलब सबसे डिस्कनेक्ट। और मैं अपनी पुस्तकों को पढ़ता था और न्यूज़पेपर पढ़ता था, या बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो कहां पर कनेक्शन की बात हम कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल अलग थलग होकर एक फोकस वे में पढ़ रहा था।
तो भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम इन सारे मनीषियों को भुला दिए, जिनके कुछ नाम हमारे सचिव महोदय ने लिए थे। न जाने ऐसे कितने अनगिनत नाम हैं। यदि वो रामदेव बाबा नहीं आए होते तो हम पतंजलि को जानते ही नहीं। आज घर घर में हम पतंजलि को जानते हैं, तो केवल और केवल राइट। हम में से कितने लोग एफ.टी. वुड का ग्रामर पढ़ लिए, रेनन मार्टिन का ग्रामर पढ़ लिए, थॉमसन मार्टिनेट का ग्रामर पढ़ लिए, लेकिन किसी ने पाणिनि का ग्रामर नहीं पढ़ा। पाणिनि ने जब ग्रामर बनाया, ग्रामर के सूत्र बनाए, तो उसी से नॉम चॉम्स्की ने, उसी से बाकी थॉमसन मार्टिनेट ने, सारे ने जब सूत्र निकाले ग्रामर के, वो पाणिनि के ग्रामर से निकले। जब हमसे साइंस में पूछा गया हु वाज द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड, तो हमने एक नाम किसी विदेशी का दे दिया, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाया इतने सालों में कि सुश्रुत ने पहली बार दुनिया में बीसी में प्लास्टिक सर्जरी की थी। यहां से स्किन निकाल के समोसा के जैसा ऐसा लपेट के नाक बना दिया था, वो सुश्रुत था हमारा। लेकिन भारतीय ज्ञान प्रणाली को या परंपरा को हमने कभी आगे बढ़ने का मौका दिया ही नहीं। फिर बहुत दिनों बाद पता चला कि ये जो आयुर्वेद की बात करते हैं, ये सारे के सारे आयुर्वेद पहले जैसे खलबट्टा होते थे जिसमें फूटते थे, या जो जीरा होता है उसको आज भी ऐसे ऐसे मसल के निकालते हैं, तो वो जो होता था उसमें चरक सारे के सारे मिश्रण बनाता था, और वही चरक जड़ी बूटियों को मिलाकर मिश्रण को देता था, और वही आगे चलकर आयुर्वेद का नाम लिया। तो हम चरक को भी भूल गए। हम वो भी भूल गए कि जो सर बता रहे थे कि शून्य का आविष्कार भी कहीं हुआ, तो वो कौन से देश में हुआ? भारत में हुआ। और शून्य मिलता है हमारे बच्चों को तो एक तगड़ा झापड़ भी हम दे देते हैं। और वो बच्चा यदि उल्टा कहे कि शून्य का आविष्कार तो भारत में हुआ था और मैंने वही तो पाया है, और उसमें गलती क्या है? और शून्य का इतना महत्व है कि एक के बगल में शून्य नहीं लगाएंगे तो 10, उसके बगल में शून्य नहीं लगाएंगे तो, उसके बगल में शून्य नहीं लगाएंगे तो। अब शून्य की महिमा अपरंपार है, आप लगाते चले जाइए, उसकी कीमत। तो फिर हम किस बात का रोना रोते हैं कि हमारे बच्चे ने शून्य पाया? और हमारा बच्चा यदि शून्य पाता है तो कम से कम पूर्णता को तो प्राप्त है। आधा तो सी बनाता नहीं है ना कि आधा हो, वो तो पूरा बनाता है। और इसलिए बच्चा जब पैदा होता है, उसको आप जब कलम देते हैं तो वो बनाता क्या है? जीरो बनाता है। वो ये बताता है कि दुनिया गोल है। और वही इंडियन नॉलेज सिस्टम में वेलनेस की बात हम करते हैं, और हम आरोग्य की बात करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, इसको LIC ने अपना मूल मंत्र मान लिया, योगक्षेमम वहाम्यहम को। हम योग की बात करते हैं, योग साधना की बात करते हैं, जहां मन का तन से मिलन हो जाए। उस योग की बात करते हैं जहां पर हम अपने आप को चैतन्य अवस्था में रख सकें। उस योग की बात करते हैं जहां पर हम अपने आप को स्थित प्रज्ञ के रूप में रख सके। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधितस्य केशवः। तो स्थित प्रज्ञ जो है, जिसका इंद्रियों पर भी पूर्ण रूपेण नियंत्रण है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तो जिसका मन और आत्मा दोनों का मिलन हो जाए, शरीर का मिलन हो जाए, और वही योग हमको सिखाता है। और उस योग को आजकल हम नए फैशन में, एरोबिक्स में योगा बोल के बहुत सारी चीजें हम सीखने लगे। फिर आगे आते हैं ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स। आर्यभट्ट भास्कर की लेगेसी लगातार आते बढ़ी, और आकर रामानुजन के पास आई, और रामानुजन के पास आकर रुकी। और रामानुजन का मैथमेटिक्स जो था बिल्कुल रॉ मैथमेटिक्स था, एकदम कच्चा गणित था, और जबकि हार्डी का मैथमेटिक्स जो था बड़ा पॉलिश था। इसलिए रामानुजन ने जब लेटर्स लगातार हार्डी को लिखे, तो हार्डी ने पहले नजरअंदाज कर दिया, बाद में हार्डी को बाद में लगने लगा कि ये मैथमेटिक्स कुछ प्योर मैथमेटिक्स है, ये हमारे जैसा नहीं है, कुछ अलग मैथमेटिक्स है। और जब हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और उससे लगातार बातें हुई, और रामानुजन से पूछा गया कि हाउ कम यू हैव टेकन आउट दीज थियरम्स, तो उसने कहा, माय गॉडेस नमक्कल, she comes to me in my dreams and she tells me all these theorems, and because of which I can derive all these theorems. मतलब मेरी जो कुलदेवी नमक्कल थी, उसके कारण ये सब हो पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमको एक इंट्यूशन, कहीं ना कहीं हमें एक प्रेरणा की जरूरत होती है, जो भगवान स्वरूप में या किसी अन्य स्वरूप में हमारे पास आती है। और यही जब जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, तब जॉन मिल्टन से भी पूछा गया, हाउ कम जॉन मिल्टन यू आर राइटिंग दीज थिंग्स? तो जॉन मिल्टन ने कहा, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द म्यूज कम्स एंड शी डिलीवर्स एवरीथिंग एंड आई कीप ऑन राइटिंग दिस। बट this Paradise Lost was written by Milton. He was blind.
तो ये कैसे हो पाया? ये कहीं ना कहीं प्रेरणा आती है। तो वही प्रेरणा जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम में है। फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योगा, और हम उसके बाद आते हैं वेदास में प्रिजर्विंग आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को देखना है तो आप सबसे पहले भारत घूमना बंद करिए, आप छत्तीसगढ़ घूमिए। आप सीधा बारसूर से घूमते हुए रामानुजनगर तक चले जाइए, छत्तीसगढ़ का हर एक कोने में आपको ये पूरा प्रिजर्विंग आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशन मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ से बेहतर कोई प्रदेश पूरे भारत में नहीं होगा जहां जीता जागता मानवता का उदाहरण आपको देखने को मिल पाएगा। तो इतना बृहद और इतना विशाल ये छत्तीसगढ़ है। और एंशिएंट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन्स आपको देखना है तो आप बारसूर में मामा भाचा मंदिर देख लीजिए, बारसूर में बत्तीसा मंदिर देख लीजिए, या 2 गणेश जी की बड़ी और छोटी मूर्ति देख लीजिए, या फिर आपको और देखनी है तो आप कर्नाटक के बेलूर में चले जाइए, वहां का स्क्रिप्चर्स देखिए, हड़ेबीड़ चले जाइए, वहां के स्क्रिप्चर्स देखिए, अजंता एलोरा के देखिए, एलिफेंटा केव्स की देखिए। इतना अजूबा आपको लगेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम भारत में हैं क्या। अरविंदो से पूछा गया हाउ इज इंडिया, तो अरविंदो ने कहा आई एम अनेबल टू डिस्क्राइब अ कंट्री लाइक इंडिया व्हिच हैज इमेंस ट्रेजर एंड इट हैज अ ट्रेजर ट्रोव व्हिच यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। राइट फ्रॉम हिमालय से लेके नीचे श्रीलंका के सिलोन तक आप चले जाइए, कौन सा विषय आपको पढ़ना है? जियोलॉजी पढ़ना है, पूरी जियोलॉजी इससे बेहतर कहीं नहीं मिल सकती। ज़ूलॉजी पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, या एथिक्स पढ़नी है, सारी की सारी विधाएं जो है केवल एक देश जिसमें कूट कूट कर भरी हुई है, वो आपका अपना देश भारत है। और वही भारत को एस्ट्रोनॉमी या कॉन्शियसनेस स्टडीज की भी हम बात करते हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला जो हमारा है वो है ये, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी देश को आपको पूरे तरीके से नेस्त नाबूद करना है या ध्वस्त करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम पे आप एक बार जोर से प्रहार कर दीजिए और कई सदियों तक वो देश खड़ा ही नहीं हो पाएगा। और दूसरा, वहां के स्टूडेंट्स को चीटिंग की आदत डाल दीजिए, उसके बाद देश देखिए कैसे चरमरा कर गिर जाता है। और हमारे यहां भी वही हुआ। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की रीढ़ पर इतनी गहरी चोट डाली गई कि 200, 300, 400 साल तक हम उफ भी नहीं कर पाए, हम खड़े ही नहीं हो पाए। अब जाकर हम खड़े होकर फिर अपने गौरव को प्राप्त करने का एक अभिनव प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए नेल्सन मंडेला के नाम पर एक जो यूनिवर्सिटी है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीकन यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के बाहर में भी ये लिखा हुआ है कि यदि आपको पूरी दुनिया को बदलना है तो पूरी दुनिया को बदलने के लिए आपको केवल लोगों को एजुकेट करना होगा और उनके पास तक आपको एजुकेशन को पहुंचाना होगा। तो एजुकेशन क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? कोई बता सकते हैं? कोई भी एक बता दीजिए। अरे इतना पिन ड्रॉप साइलेंस तो वो शमशान में भी नहीं रहता है, वहां भी लोग बतियाते रहते हैं। व्हाट इज एजुकेशन? हाँ, वेरी गुड। कितने लोग अच्छे बन गए इस दुनिया में अभी तक। बैठे बैठे। एजुकेशन का एक मायने है जो मैं हमेशा पढ़ता हूं या मैं हमेशा उसको कोट करता हूं, ये मेरा ही अपना निकाला हुआ शब्द है, मैं निकालते रहता हूं ऐसे बीच बीच में। एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेट द नेशन इज एजुकेशन। यदि आपने नेशन को एजुकेट नहीं किया तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। और नेशन आपके बगल में हो सकता है, आपके पीछे हो सकता है, आपके सामने हो सकता है, आपका कुनबा हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपके जहां रहते हैं वो समाज हो सकता है। तो वही एजुकेशन है। और इसीलिए व्हाट इज भारतीय ज्ञान परंपरा? भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो है एम्स एट अंडरस्टैंडिंग द नेचर, एग्जिस्टेंस, ह्यूमैनिटी टू एस्टैब्लिश इनोवेटिव इकोसिस्टम। एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना। मैंने पूछा लोगों से इकोसिस्टम क्या होता है, तो एक ने बताया सर वो जो एप्पल का ईयरपॉड होता है वो, और एप्पल का मोबाइल, और एप्पल का टैब, और मैकबुक, ये सब मिला दीजिए सर तो क्या बन जाएगा? एप्पल का इकोसिस्टम बन गया। और वही इकोसिस्टम हमको भी यहां करने की जरूरत है। हमको एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना है जहां हम नेचर को, एग्जिस्टेंस को, अपने आसपास को जान सके। हमसे किसी ने पूछा सबसे खूबसूरत देश कौन सा है, तो हम कहते हैं स्विट्जरलैंड, बहुत बढ़िया है। कभी छत्तीसगढ़ के अंदर घूमे नहीं और किसकी बात करते हैं हम? स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। अपने एग्जिस्टेंस को ही हम नहीं जानते हैं। फिर अमलगमेशन ऑफ इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम।
जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा और छत्तीसगढ़ की ज्ञान परंपरा है, इन दोनों को जब तक हम नहीं मिलाएंगे तब तक हम न तो विकसित भारत बन पाएंगे, न ही विकसित छत्तीसगढ़ बन पाएंगे। तो दोनों को मिलाने की जरूरत है। तीसरा, हमें ये सारे जो आयुर्वेद है या फिर वास्तुशास्त्र है, योग शास्त्र है, इन सभी का डीप नॉलेज या डीप रूटेड हमको इसका अध्ययन या लर्निंग करने की जरूरत है। और जितने भी फिलॉसफी और स्किल हैं, इनको लगातार सीखने की जरूरत है। यदि स्किल नहीं कर पाए आप अपने आप को, तो सोसाइटी आपको क्या कर देगी? किल कर देगी। और किल में से के हटा दीजिए, आप बचेंगे क्या? इल। तो बेहतर है हम इल ना हो और सोसाइटी हमें किल ना करे। इसलिए डेवलप क्या कर लें? स्किल को डेवलप करना जरूरी है। इसलिए हम स्किल इंडिया की बात करते हैं। हमें हर व्यक्ति में स्किल होना चाहिए। बोलने का भी अपना एक स्किल है, लिखने का भी अपना एक स्किल है, देखने का भी अपना एक स्किल है, या चलने का भी अपना स्किल है, और भाषाओं को किस तरीके से उपयोग में लाना चाहिए उसका भी अपना एक स्किल है। तो हमें वो स्किल डेवलप करने की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो हमारी परंपरा ऐसी थी जो लगातार चली आ रही थी। इसलिए हम परंपरा की बात करते हैं। वो न जाने कितने सदियों से चली आ रही थी। और आजकल की सबसे ज्यादा नीड और डिमांड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए भी है कि हम अपने इस जनरेशन को यह बता सके कि भारत किस तरीके का देश था, भारत किस तरीके का देश है, और भारत किस तरीके का देश आगे चलकर बनेगा। जब से आप पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, मैं लगातार सुन रहा हूं कि भारत जो है एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। और इतने सालों से लगातार डेवलपिंग कंट्री है। और हमारे बाद कंट्रीज आई, हमारे बाद वो कंट्री आई जो पूरे तरीके से नेस्त नाबूद हो गई थी, हिरोशिमा और नागासाकी, वो उठकर डेवलप्ड कंट्री बन गई। और हम अभी भी डेवलपिंग है। इसलिए हमारे लिए गोल तय किया गया 2047, अब डेवलपिंग नहीं कहलाओगे, 2047 तक आपको डेवलप्ड कंट्री बनना है। और डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो लोगों के माइंडसेट को चेंज करना, और लोगों में नॉलेज सिस्टम को बेहतर करना, लोगों को एजुकेट करना, उन युवाओं को एजुकेट करना। आगे आने वाले समय में दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र यदि कोई होगा तो वो कौन सा होगा? भारत। इतने युवा वहां होंगे, इतने युवा तो किसी देश में नहीं होंगे आगे चलकर। इसलिए इन युवाओं को प्रशिक्षित करना, इन युवाओं में वो भारत के बारे में पूरी की पूरी जानकारी स्थापित करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य जो है वो है दृष्टि है, परंपरा है और लौकिक प्रयोजन है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी चीज है दृष्टि कैसी होनी चाहिए। दृष्टि का मतलब यह हमारा होता है कि हम नॉलेज ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। मैंने आपको कोई चीज पढ़ाया, आपने घर में और किसी को बताया और किसी को बताया, धीरे धीरे वो दृष्टि क्या होने लगी? फैलने लगी। तो नॉलेज का ट्रांसमिशन होने लगा, वो दृष्टि है। फिर उसके बाद दूसरा है परंपरा। परंपरा है नॉलेज ट्रेडिशन। हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा हम कहते हैं। हमारे यहाँ कोई भी चीज लिखित नहीं था, वो परंपरागत एक से दूसरे को प्रेषित हो जाती थी। हमारे यहाँ वाचिक परंपरा थी, मैं जो कहता था उसको कोई दूसरा सुनता था, वो तीसरा भी सुनता था, और वैसे ही वो बढ़ती चली जाती थी। तो हमारे यहाँ लिखित परंपरा कम, लेकिन वाचिक परंपरा सबसे ज्यादा थी। और हमारे यहाँ भी हम घरों में जो काम करते हैं, हम कहते हैं नहीं ये तो हमारे यहाँ का कल्चर है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है। तो वो हमारा दूसरा है। और तीसरा है लौकिक प्रयोजन। जब तक इस परंपरा का लौकिक प्रयोजन नहीं होगा, उसका मतलब है प्रैक्टिकल यूटिलिटी। यदि कोई चीज प्रैक्टिकली यूटिलिटी नहीं है उसकी, तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। कोरोना में आप सभी ने देखा होगा कि इन 2 सालों के कोरोना में, आप जब कोरोना के समय में चल रहे थे तो आपके घर के बाहर में एक बाल्टी और एक मग रख दिया गया था कि आप जब बाहर से आए तो अपना पैर धोकर आए। दूसरा, आपने न जाने इतना ज्यादा वो तुलसी को और अदरक को और न जाने किस किस को उबाल के पिया होगा कि अंदर में पूरा जल गया होगा, लेकिन कोरोना ना हो जाए हमको तो हम उसको लगातार पीते रहे। लेकिन यही वो चीज है जो आयुर्वेद में पहले पिलाया करते थे, लेकिन हमने उससे अपने आप का नाता तोड़ दिया था। हम आज भी जूता वगैरह सब पहन के अंदर तक पहुंच जाते हैं, खाना भी वही जूता पहन के बैठ के खा लेते हैं, पहले से जूता उतारते नहीं। और फिर कोरोना में बताया गया कि नहीं भाई जूता बाहर ही होना चाहिए, चाहे वो 10,000 का जूता क्यों ना हो, लेकिन आप उसको, राइट। लेकिन टोपी 50 रुपए की होगी तो पैर में नहीं होगी वो। सो
हर चीज का मतलब इसलिए हमने बताया। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बहुत कठिन है इसको समझना, नॉलेज ट्रांसमिशन, नॉलेज ट्रेडिशन, प्रैक्टिकल यूटिलिटी। उसको 3 भागों में बांट देते हैं, इंटेलिजेंस, इनोवेशन और सोशल आउटरीच। उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि आप में इंटेलिजेंस होना चाहिए, मतलब आपकी बुद्धिमत्ता बढ़नी चाहिए। अभी सचिव महोदय ने एक बात की एआई की, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस एआई को एनआई ने निकाला था। एनआई मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस, वो हमारे अंदर है। हम ही ने, नेचुरल इंटेलिजेंस ने एआई को निकाला। तो वो जो इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस का हम यूज कैसे कर पाए, दूसरा उस इंटेलिजेंस से हम इनोवेशन कैसे कर पाए, नई नई चीजें, नवोन्मेषी उपाय कैसे कर पाए, किस तरीके से हम कोई चीज को आगे बढ़ा पाए इनोवेशन से। और तीसरा है सोशल आउटरीच। जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो 4 दीवारी के भीतर में ना करके कहां निकलेंगे, सोसाइटी में जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, सोसाइटल डेवलपमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट या एल्यूमिनी कनेक्ट, ये सारी चीजें हम करेंगे। जब तक हम बाहर निकलकर एक समूह नहीं बनाएंगे तब तक काम होगा नहीं। बहुत सारे टीचर्स ने नैक का असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन अपने महाविद्यालयों में कराया है, और आप स्टूडेंट भी जो पुराने होंगे वो भी नैक को जानते होंगे। नैक भी कहता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग होना चाहिए। लर्निंग थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुभवात्मक शिक्षा हमें देनी चाहिए। ये नहीं कि मैं रवि सर नहीं है, वरना न्यूटन की गति का पहला नियम, यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल। तो इससे बेहतर उदाहरण हम प्रोजेक्ट में दे देते कि न्यूटन की गति का पहला नियम कहां कहां अपने घर के लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं। तो पता चला एक 4 साल का बच्चा जो है साइकिल नहीं चला पाता है, वो खड़े साइकिल के चक्के को घुमा रहा था और उसके बाद पैडल को छोड़ दिया, और जैसे ही उसका बल समाप्त हुआ, जब तक बल था तब तक चक्का घूमता रहा, और जैसे ही बल खत्म होने को हुआ चक्का अपने आप। न्यूटन की गति का पहला नियम। फिर एक ने उठा के मेरे को टेनिस बॉल दिया और मैंने जोर से दीवार पे मारा, और जोर से दीवार पे मारने पे वो टेनिस की बॉल मुझे ही वापस आई, उतनी ही जोर से आई जितनी जोर से मैंने उसको दीवार पे मारा था। तब समझ में आया न्यूटन की गति का प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी को मैंने रगड़ के एक झापड़ दिया और उसने भी मुझे रगड़ के एक झापड़ मारा, तो समझ में आया न्यूटन की गति का प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु राइट। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि हम कैसे साइंस को भी रोजमर्रा के जीवन में लाकर हम कैसे उसको बता सकते हैं। तो ये हमारा एक इनोवेशन और सोशल आउटरीच इन दोनों से हो सकता है। और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में, हम भारतीय ज्ञान परंपरा यदि किसी को कहें तो वो है कल्चरल डीकोलोनाइजेशन। हम आक्रांताओं के बाद में, अंग्रेजों के शासनकाल में 200 साल तक रहे, हम पूरे तरीके से कोलोनाइज हो गए। अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छा है, लेकिन अंग्रेजियत को ओढ़ के रखना बहुत बुरा है। हमें डीकोलोनाइज होने की जरूरत है, हमें उनके चंगुल से बाहर निकलने की जरूरत है। हमें यह भी मानने की जरूरत है कि अंग्रेजी ही सब कुछ नहीं है, हमारी अपनी भारतीय भाषाएं भी उतनी ही समृद्ध, उतनी ही सशक्त और उतनी ही सुदृढ़ हैं, और ये पूरे विश्व के लिए मानस पटल पर अपना चिन्ह अंकित कर सकती हैं। इसका गौरव भी हमें होनी चाहिए। और भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए भी चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे बड़ी चीज जो है वो है एथिक्स। एथिक मतलब हिंदी में बता सकते हैं? एथिक्स नीति, राइट? नीति होना चाहिए, एथिक। और एथिक में से ई हटा दीजिए, बचा क्या? ठीक। एथिक इतना थिक है कि उसको हमें थिन करने की जरूरत है। हमें एथिक को थिन करने की जरूरत है। हमें लगातार एथिक्स पे बात करनी चाहिए। हर जगह की एथिक्स होती है। डॉक्टर भी जब प्लेज लेता है तो वो एथिक्स की प्लेज लेता है, टीचर भी जब लेता है प्लेज तो एथिक्स की लेता है। हर एक नौकरी, हर एक व्यक्ति प्लेज लेता है एथिक्स की, लेकिन एथिक्स फॉलो नहीं हो पाते। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में एथिक्स है। फिर हमारी जो लेगेसी है, जो पुराने ऋषि मुनियों से लगातार चली आ रही है, वो परंपरा हमारी लगातार बढ़नी चाहिए। पहले आकाशवाणी में अंत में एक गीत बजता था जिसका नाम होता था बांस गीत। यदि किसी ने रेडियो सुना होगा बहुत पहले के, उनको मालूम होगा। आजकल वो बांस गीत ही खत्म हो गई, हमारी लेगेसी खत्म हो गई, उसको बजाने वाले समाप्त हो गए। अब हमारी वो बांस गीत की परंपरा जो वो कहीं ना कहीं एक ऑडियो में रह गई, लेकिन वो कहीं किसी को बजाते हुए नहीं रह पाई। तो हम कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं से दूर होते दूसरी परंपराओं को कैच करने लगे।
तो आजकल सबसे बढ़िया जीन्स किसे कहा जाता है? वो जीन्स जो सभी तरफ से फटी हुई होगी, वो सबसे महंगी जीन्स होगी। और मुझे लगा कि पता नहीं, कुछ किसी ने एक जगह लिखा था कि मुझे लगा कि इसको नया जींस लेकर दे दिया जाए, इतना फटा जींस क्यों पहने हुए। पता चला कि वो तो इतने रईस हैं भाई, रईस लोग जो है फटा वाला पहनते हैं। बाद में उसने लिखा था कहीं आर्टिकल में। तो मुझे ये लगा कि हम किस परंपरा की ओर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कौन सी ऐसी विधा है जिसको हम सीखने से अपने आप को रोक लिए हैं। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में ग्लोरी एंड प्राइड ऑफ द कंट्री को बताने की जरूरत है कि भारत क्या था और क्या है और क्या बनेगा। आपको ये लग रहा होगा कि बहुत पुरानी चीजों की बात कर रहा हूं, लेकिन आपका ये वही भारत है जो अमेरिका को खड़ा कर पाया है। यहां के यदि पूरे डॉक्टर्स को निकाल लें तो सबसे ज्यादा डॉक्टर्स कहां के होंगे? भारत के होंगे। सबसे ज्यादा इंजीनियर्स कहां के होंगे? भारत के होंगे। पूरे विश्व में घूम लीजिए, सबसे बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था यदि कहीं है और किसी कंट्री में चिकित्सा की सबसे अच्छी पढ़ाई होती है तो वो आपका अपना देश भारत। और सबसे कम कीमत में आपकी यदि सर्जरी हो रही है तो वो भी आपका देश भारत है। तो इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में इस बात का भी आना चाहिए। और हम भाषाओं के प्रभुत्व को कैसे बता सके। यदि आप हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें कहीं पर भी अंग्रेजी का कोई शब्द का आप उपयोग न कर पाए और धारा प्रवाह हिंदी बोले और आपके मुखारविंद से अनवरत हिंदी के शब्दों का सिलसिला, अंतहीन सिलसिला निकलना चाहिए। ये आपकी अपनी हिंदी के प्रति प्रतिबद्धता है और यही आपका पुरुषार्थ भी है। और यदि अंग्रेजी बोल रहे हैं तो लगातार आपके मुखारविंद से अंग्रेजी के शब्द आने चाहिए, उसमें हिंदी या छत्तीसगढ़ी के कोई भी शब्द ना आए। ये अंग्रेजी के प्रति आपकी अपनी उपादेयता है। और यदि आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं जहां न जाने कितनी विरासत रही है बोलियों की और भाषाओं की, जिनका अपना समृद्ध साहित्य रहा है, वो धीरे धीरे लुप्त हो गई क्योंकि उनके बोलने वाले लोग लगातार कम होते चले गए। अब टेक्नोलॉजी के युग में हमें इसका भी उपयोग करने की जरूरत है। इसीलिए हमें अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को टच करने की जरूरत है, जैसा टच मैं गुप्ता जी के साथ ये कर रहा हूं टच। और ये टच ना हो पाए तो टी हटा दीजिए। बचा क्या? आउच। और आउच कब करते हैं हम? जब चोट लगती है। इसीलिए टच का होना आवश्यक है। यदि टच में टी हटा दीजिए तो जिंदगी भर आपका क्या रहेगा? आउच रहेगा। इसलिए टी जरूरी है। और वही टी भारतीय ज्ञान परंपरा में मातृ देवो भव है, क्योंकि मां पहली टीचर। और भारतीय ज्ञान परंपरा में वही टी जो है वो पितृ देवो भव है, क्योंकि पिता हमारा दूसरा टीचर है। और वही भारतीय ज्ञान परंपरा में ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं, ये तीसरे टी हैं जो हम गुरु देवो भव कहते हैं। तो हम मातृ देवो भव पहली टीचर टी, पितृ देवो भव दूसरा टीचर टी, फिर गुरु देवो भव तीसरा टीचर टी, और चौथा टी जो है इन तीनों से ऊपर का है, जो आज के जमाने का है, वो टी है टेक्नोलॉजी देवो भव। वो भी एक टी है हमारे। तो आज के जमाने में इन सारे विद्यार्थियों से यदि आप इनका स्मार्टफोन हटा दीजिए या हमसे भी हटा दीजिए तो हम देखेंगे, बार बार उसको खोद खोद कर देखेंगे कि कहीं नेटवर्क गायब तो नहीं है, ये टिंग से बजा क्यों नहीं, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया, कॉल क्यों नहीं आया, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज क्यों नहीं आया। हम बिल्कुल क्या होने लगते हैं? बेचैन होने लगते हैं। चैन हमारा छिन जाता है। और कहते हैं कि बच्चे को भी, वो पैदा हुए बच्चे को तुरंत मोबाइल दे दीजिए, उसको मम्मी भी नहीं चाहिए होती, तो वो तो मोबाइल की दुनिया में हो गया। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए टेक्नोलॉजी देवो भव हो गया। इसलिए वहां पर भी टेक्नोलॉजी को भी हटा दीजिए तो बचेगा क्या? आउच। तो इसीलिए हमारे लिए टी बहुत महत्वपूर्ण है, टच बहुत महत्वपूर्ण है। और वही टच जो है वो हमारा टेक्सचुअल है, ओरल है और लर्निंग थ्रू एवरीडे प्रैक्टिस है। हमारे घरों की परंपराएं जो हुआ करती थी कि शाम को इतने बजे घर में आ जाना चाहिए और ये काम होना चाहिए, वो जो है हमारा कुलाचार पद्धति थी। हमारे कुल में वो आचार थे, वो विचार थे, वो कुलाचार की पद्धति हमारी आगे बढ़ती जा रही थी। फिर हम कहते हैं हम कितने दकियानूस घर में रहते हैं जहां कुलाचार परंपरा चल रही है। और इस परंपरा को देखना है तो आप नृत्य में जाइए, संगीत में जाइए, जहां न जाने कितने घराने हैं और उन सारे घरानों में यही कुलाचार पद्धति लगातार चलती रहती। और उसी कुलाचार पद्धति को आगे बढ़ाते हुए कि मैं इस पे ये कोशिश करता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा आवश्यक क्यों है। भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए भी आवश्यक है, ये पेड़ को जानते हैं आप? किसका पेड़ है? नीम का पेड़। अमेरिका में नीम का पेटेंट कराया गया। अमेरिका में जब पहली बार नीम का पेटेंट हुआ तो भारत में खूब हाय तौबा मचा। हमने कहा नीम की पत्ती को तो हम पानी में डाल के
फिर नहाते हैं ताकि उससे चर्म रोग ना हो। नीम की पत्ती को तो हम चावल में डाल देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना आए। नीम की पत्ती को तो पीस के हम जब माता होता है तो नीचे में लगा देते हैं, बच्चों को माता से जल्दी मुक्ति मिल जाए। नीम तो हमारा है, बहुत सारा हमने न जाने क्या क्या बातें कही, लेकिन नीम का पेटेंट अमेरिका में हो गया। और अमेरिका में आश्चर्य की बात है, जो नीम का पेटेंट हुआ वो 1985 में हुआ, और अमेरिका में 54 नीम के पेटेंट हैं और भारत में मात्र 14 हैं। हम जागे तब तक जाकर नीम का पेटेंट हो चुका था। वो नीम जिसको हम इतने सदियों से लगातार यूज करते आए, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे बड़ी बात यह रह गई कि हमने किसी चीज का डॉक्यूमेंटेशन करने का प्रयास नहीं किया। हमने केवल एक श्रुति परंपरा जो रही, हमारी वाचिक परंपरा जो रही, वही वाचिक परंपरा चलती रही, लेकिन हमने कभी डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश नहीं की, जिसका पूरा खामियाजा हमारे ऊपर पड़ा और अमेरिका हमसे कई गुना आगे निकल गया। फिर दूसरे बार हम हाय तौबा मचाए इसके लिए, क्या है ये? हल्दी। इसके बिना तो वीको टर्मरिक भी नहीं बनता है, इसके बिना तो हमारे घर की सब्जियां नहीं बनती हैं, इसके बिना तो शादियां भी नहीं होते हैं, इसके बिना तो मांगलिक कार्य भी नहीं होते, और इसके बिना तो हमारा चोट भी सही नहीं होता। यदि कहीं कट जाता है तो मां उठा के उसी हल्दी को वहां पर लगा देते। इससे बढ़िया एंटीसेप्टिक क्या हो सकता है, और इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। और इस हल्दी पे जब पेटेंट होने की बारी आई, फिर हमने हाय तौबा मचाया। हमने कहा नहीं, हल्दी तो हमारा है। हम हल्दी को तो जब सर्दी होता है तो हमारी दादी तो 2 चम्मच हल्दी को दूध में मिला के देती है, तो पूरा नाक हमारा खुल जाता है और कफ ठीक हो जाता है। ना जाने हमने कितनी सारी दलीलें दी, और वो सारे दलीलें देने के बाद ये हुआ कि यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क जो पीटीओ है, उसने भारत के पक्ष को माना और उसने उस पेटेंट को हटाया और कहा कि नहीं, जो सीएसआईआर है, जो इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसने उसको चैलेंज किया था, तो उन्होंने उसका पेटेंट होने से रोक दिया। और वही पेटेंट जब रुका तो उसके बाद यह हुआ कि हल्दी हमारी हो पाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए नहीं आवश्यक है कि ये क्या है, बल्कि इसलिए आवश्यक है कि बाकी सारे देशों में जाइए, भारतीय ज्ञान परंपरा की इतनी होड़ मची हुई है और योग के इतने केंद्र खुल गए हैं, ज्योतिष के इतने केंद्र खुल गए हैं, आयुर्वेद के इतने केंद्र खुल गए हैं, वेलनेस के इतने केंद्र खुल गए हैं, जितने तो अपने भारत में नहीं खुले होंगे। तो इसीलिए हमको अपने ज्ञान को लोगों तक संचरित करने की बहुत आवश्यकता है। और इसी बात को आगे लेते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों चाहिए? क्योंकि आप में बैठे हुए बहुत सारे लर्नर्स जो हैं वो जेन जी के लर्नर्स हैं। जेन जी के लर्नर्स मतलब आप में से बहुत सारे लोग 1990 के बाद में पैदा हुए होंगे, राइट? और इसके आगे जो आने वाली जनरेशन है वो जेन अल्फा लर्नर है, जो 2010 के बाद पैदा हुए होंगे। आने वाले कुछ सालों में वो लोग कॉलेज में आएंगे, तो उनको भारत क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, इसको बताने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारी जो तंत्र शक्ति थी, जिसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं, उसके द्वारा हमने आयुर्वेद और योग शास्त्र और न जाने कितनों का फलीभूत किया है, उन सारों को लेना। और जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उस सर्वांगीण विकास में भारतीय ज्ञान परंपरा के बिंदुओं को भी लाना। और इस कक्ष में इतनी सारी लड़कियां बैठी हैं जो आगे चल के माताएं बनेंगी, और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा आचार विचार सब आपसे ही प्रेरित होगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में हम कहते हैं, और खास करके एनएसएस में कहते हैं, पढ़ा लिखा दो नारीला, लइका के महतारी ला। तो पढ़ा लिखा दो नारीला, लइका के महतारी ला मतलब लइका के महतारी को यदि आप पढ़ा लिखा देते हैं तो पूरा का पूरा परिवार शिक्षित समृद्ध हो जाता है, एजुकेटेड परिवार हो जाता है। वही भारतीय ज्ञान परंपरा को हमको आगे लेके चलना है। और इसीलिए एक पिलर, जो आयरन पिलर दिल्ली की बात कर रहे थे हमारे सचिव महोदय, ये एक पिलर है जो बेलूर कर्नाटक के मंदिर के बाहर है। ये 3 साइड से टिका हुआ है, और एक साइड आप इसका देखिएगा, यहाँ पर ये निकला हुआ है, और चाहे तो आप एक रुमाल भी इधर से उधर तक ले जा सकते हैं। ये पिलर आज तक वैसे ही खड़ा है। और पहले कहा जाता था कि नीचे का पूरा जो था ये निकला हुआ था, और ये पिलर पता नहीं किस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आज तक वैसे ही टिका हुआ। तो ये अजूबा है भारत का। ये बेलूर के मंदिर के ठीक बाहर में ये आपको पिलर दिखाई देगा। दूसरा आपको चित्र और दिखाता हूं। ये बेलूर के अंदर का है।
इसकी वास्तुकारी देखिए और इसमें जितना भी पत्थर पे नक्काशी हुई है आप उंगलियां एक के अंदर से एक निकाल लीजिएगा, लेकिन इस वास्तुकला का आपके पास आज के टेक्नोलॉजी के युग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भी इसका कोई काट आपके पास नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा के इससे बड़े अजूबे कहीं हो ही नहीं सकते। आप जिन जिन देशों की बात करते हैं वो सारे देश यदि कहीं से खड़े हो पाए हैं तो वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर खड़े हो पाए हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और चित्र मैं आपको दिखाता हूं जो आपके छत्तीसगढ़ का है। जानते हैं ये कहां का है? नहीं जानते आप? जानना बेहद जरूरी है और नहीं जानना बेहद खतरनाक है। और इसलिए खतरनाक है कि छत्तीसगढ़िया होने का दंभ भरने वाले हमें छत्तीसगढ़ को जानना चाहिए। ये दुनिया का पहला खुला नाट्य मंच है जहां पर कालिदास ने बैठकर मेघदूत की रचना की थी और वही यह जगह है जिसको हम रामगढ़ कहते हैं। और यहाँ पर कालिदास उज्जैन से निर्वासित होकर आकर यहाँ पर उन्होंने मेघदूत की रचना की थी, जहां उन्होंने मेघों को अपना दूत बनाया था। जब हम कबूतर को दूध बनाते थे, यहां मेघों को दूध बनाया। और ये दुनिया का पहला खुला नाट्य मंच है। और यही दोनों में समानता है शेक्सपियर में और कालिदास में, कि शेक्सपियर और कालिदास अपने नाटकों की रचना करने के बाद वहां के लोगों को लेकर उन नाटकों का मंचन भी किया करते थे। तो ये आपका रामगढ़ है जो कि लखनपुर के पास है। और दूसरा एक और चित्र ये भी बता सकते हैं कहां का है? ये 32वां मंदिर बारसूर का है जहां 32 पिलर लगे हुए हैं और यहाँ 2 शिवलिंग है। राजा की 2 रानियां थी, उन दोनों में लड़ाई होता था कौन पहले शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे। तो राजा ने कहा एक ही मंदिर में 2 शिवलिंग बना देते हैं। और वो शिवलिंग ऐसी रखी हुई है, वो जलधारी जो है उसके ऊपर ऐसा लिंग है और कहते हैं कि ये शिवलिंग जो है पानी डालने से सब पूरा गोल गोल घूमता है और नीचे में बेस पे वो चिपका भी नहीं है, पूरा गोल घूमता है। ऐसा अजूबा यदि आपको देखना है आप छत्तीसगढ़ को देख कर आइए। और छत्तीसगढ़ यदि आपने देख लिया तो इससे बेहतर कोई प्रदेश नहीं होगा जहां भारतीय ज्ञान परंपरा की इतनी अद्भुत, इतनी अद्वितीय, इतनी अलौकिक मिसाल आपको दिखाई देगी। तो ये हमारा विकसित छत्तीसगढ़ से लेकर विकसित भारत तक की हमारी परिकल्पना को साकार करने वाला है। और ये हमारे ट्रेल ब्लेजर्स ऑफ विजडम है। ये सारे के सारे मनीषी वो हैं जिनको हम कहीं ना कहीं भुला दिए हैं। तो इन्हें फिर से याद करना, फिर से लाना। और जितने भी हम मॉडर्न साइंटिस्ट को पढ़ते हैं उन सब के बेस में यदि कहीं कोई परंपरा है, कहीं कोई पद्धति है तो वो भारतीय ज्ञान परंपरा है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए मार्क ट्वेन ने कहा था, इंडिया इज द क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस, इट्स द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, इट्स द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंडमदर ऑफ लेजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंडमदर ऑफ ट्रेडिशन। ये मार्क ट्वेन ने कहा था, ये किसी भारतीय ने नहीं कहा भारत के बारे में। इसी को आगे बढ़ाता हूं मैं, फिर एक आपको कोट दिखाता हूं जहां रोमे रोलैंड कहते हैं, इफ देयर इज वन प्लेस ऑन अर्थ वेयर ऑल द ड्रीम्स ऑफ योर्स कैन मैच्योर एंड दैट कंट्री इज नन अदर देन इंडिया। जहां आपके पूरे सपने साकार हो सकते हैं, फलीभूत हो सकते हैं, पुष्पित और पल्लवित हो सकते हैं, वो देश कौन सा होगा? भारत होगा। फिर तीसरा एक और है, ग्रैंड डफ ने कहा कि जितने भी एडवांसेस साइंस में हुए वो सारे एडवांसेस पहले कहीं हुए थे, तो वो कहां हुए थे? भारत में हुए थे। और ग्रैंड डफ जो है वो ब्रिटिश हिस्टोरियन है। फिर चौथा एक और आता हूं, हेंसबर्ग। हेंसबर्ग ने यह कहा था कि मैं जब इंडियन फिलॉसफी को पढ़ा तो मुझे पहली बार समझ में आया कि क्वांटम फिजिक्स कितना सरल हो सकता है इंडियन फिलॉसफी को पढ़ के। ये किसने कहा? हेंसबर्ग ने कहा। फिर इसके बाद एक और आया खलीफा। खलीफा ने कहा इंडिया एक पहला देश है जहां पर पहली बुक लिखी गई, जहां पर लोगों ने विजडम और नॉलेज के थ्रू अपने आप को पुष्पित और पल्लवित किया, वो खलीफा ने कहा। फिर एक और आया, और ये सबसे बड़ा जिसको हम केमिस्ट्री में श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। श्रोडिंगर ने कहा वेदांत को यदि मैं नहीं पढ़ा होता तो मैं श्रोडिंगर का इक्वेशन नहीं निकाल पाता। और श्रोडिंगर आगे चल के कहता है कि मेरे बेडरूम में, मेरे बेड के बगल के एक टेबल में गीता और उपनिषद रखे थे और उससे आने वाली ध्वनियों ने मुझे श्रोडिंगर के इक्वेशन को बनाने में मदद की है। ये श्रोडिंगर कहता है, जिसको नोबेल लॉरिएट भी हम कहते हैं। तो जितने मैंने आपको साइंटिस्ट दिखाए, जितने खलीफा का दिखाया और हिस्टोरियन का दिखाया, सारे के सारे लोग यदि क्रेडिट किसी कंट्री को देते हैं तो वो कंट्री आपकी अपनी मातृभूमि भारत है। और एक और व्यक्ति E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वो कहता है कि पूरा का पूरा क्रेडिट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर मैं भारत को देता हूं। यदि भारत शून्य का आविष्कार नहीं किया होता तो आइंस्टीन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का आविष्कार कर ही नहीं पाता, ये आइंस्टीन भी कहता है। और वही
हम अब विवेकानंद में आते हैं और विवेकानंद कहते हैं कि यदि आपको अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो मुझे मुट्ठी भर के आदमी दे दीजिए। और विवेकानंद की भाषा यही थी, यदि मुझे मुट्ठी भर आदमी दे दीजिए, मैं पूरी दुनिया की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। और मुट्ठी आपकी बनती कितने से है? 5 से। और वही उन्होंने कहा, 5 आइडियाज लेके आप चले जाइए और पूरी दुनिया में उन 5 आइडिया को आप जितना संचरित कर सकते हैं उतना करिए। आप एक सशक्त, समृद्ध और सुदृढ़ राष्ट्र की परिकल्पना ऐसे ही कर सकते हैं। और इसीलिए चाणक्य यदि था तो वो चंद्रगुप्त के कारण था, और चंद्रगुप्त यदि था तो वो किसके कारण था? चाणक्य के कारण था। वो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू थे। तो वही है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, जहां शिष्य भी उतना ही महत्व का है जितना महत्व के उसके अपने गुरु हुआ करते थे। और कैसे हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम बढ़ा, यदि आप इसको देखें तो क्यों ये कम होता चला गया? क्योंकि अनअवेयरनेस हो गया, लोग एक दूसरे जगह से माइग्रेट करने लगे, जेंडर की इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती चली गई, महिलाओं को अपने घरों में अंदर कैद कर दिया गया, उनको कहा गया आप 2ym दर्जे के नागरिक हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ती गई। अब हम फिर जेंडर इक्वालिटी की ओर आ रहे हैं, जेंडर इंक्लूजन की ओर आ रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे बहुत आदिकाल पहले मैत्री और गार्गी की परंपरा थी, वो परंपरा हम फिर स्थापित करने के प्रयास में जा रहे हैं। और इसीलिए हमको करना चाहिए एजुकेशन, जितना एजुकेट हम करा सकते हैं। तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इसके द्वारा हम और कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी कर सकते हैं, नए नए अवसर को प्रदान कर सकते हैं, ओपन डिस्कशन कर सकते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा पे हम किस तरीके से लोगों को ले जाके बता सकते हैं। ये सारी चीजें हम भारतीय ज्ञान परंपरा में लाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में कहा कि अभी तक की शिक्षा नीति ये बताती थी व्हाट टू थिंक, लेकिन पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बता रही है हाउ टू थिंक, सोचा कैसे जाए। और जब हम सोचने लगेंगे तो हमारा एनरिच द माइंड होना चाहिए, वार्म द हार्ट होना चाहिए, अवेकन द स्पिरिट होना चाहिए। हम एनरिच द माइंड कैसे करेंगे? हम एनरिच द माइंड कर पाएंगे नॉलेज के द्वारा, और वार्म द हार्ट हम कर पाएंगे फीलिंग्स के द्वारा, और अवेकन द स्पिरिट कर पाएंगे कॉन्शियसनेस के द्वारा। अभी तक की जो शिक्षा पद्धति थी वो केवल आपका इंटेलिजेंट क्वोशंट तय करती थी, आईक्यू तय करती थी, लेकिन ये शिक्षा पद्धति आपका ईक्यू भी तय करती है, इमोशनल क्वोशंट तय करती है, सोशल क्वोशंट तय करती है, साइकोलॉजिकल क्वोशंट तय करती है, रिलीजियस क्वोशंट तय करती है। हर प्रकार के जो गुणक हैं या क्वोशंट हैं उन सारे को समाहित करती हुई हमारी ये भारतीय शिक्षा पद्धति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 जिसको हम कहते हैं। और इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम ये है कि करिकुलम हमारे हाथ में महज एक टूल है। क्या है ये? टूल है। जैसे चाक होता है, जैसे हमारा पेन होता है, वैसा ये टूल है। और एनईपी भी बहुत अच्छा है। एनईपी को उल्टा पढ़िए, पेन है। तो यदि भारत की नई इबारत लिखनी है एनईपी के द्वारा तो आपको यूज किसको करना पड़ेगा? पेन को। इधर से पढ़िए एनईपी और इधर से पढ़िए पेन है। तो करिकुलम जो है वो हमारे हाथ में एक टूल है। उस टूल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम मतलब टीचर क्या है? उसके आर्टिस्ट हो गए। वो मटेरियल को मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडियल इन द स्टूडियो। और स्टूडियो क्या है? हमारा क्लासरूम, हमारा स्कूल या हमारा कॉलेज। इसलिए हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा विद्यार्थियों को एनरिच करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज एम्पावर। जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तब तक एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ेगी। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत जो है, हमारे बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं है। उनको एम्प्लॉयबल बनाना है, उनमें स्किल भरने की जरूरत है और उनको स्मार्ट बनाने की जरूरत है। और इसीलिए वो जो मोबाइल से फोटो ले रही है उस मोबाइल को क्या कहते हैं? कौन सा फोन कहते हैं? स्मार्टफोन। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? हाँ, कहकशा। आपने कभी अपने नाम के साथ स्मार्ट कहकशा कहा क्या? नहीं। लेकिन उस मोबाइल को हमने क्या कह दिया? स्मार्टफोन। लेकिन हम अपने नाम के साथ कभी स्मार्ट उपयोग नहीं कर पाए। हमें स्मार्ट बनने की जरूरत है। स्मार्ट में से एस हटा दीजिए, मार्ट। मार्ट में से एम हटा दीजिए। आप सबके पास क्या है? और जिसके पास आर्ट होगा वो आर्ट यदि बहुत अच्छा हो गया तो कहां पहुंच जाएगा? मार्ट। मार्ट मतलब बाजार। और जिस दिन आपका आर्ट मार्ट में पहुंच गया आप अपने आप क्या बन जाएंगे? बनना है तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आर्ट को निखारना पड़ेगा ताकि उस आर्ट का वैल्यू हो सके, वो बाजार में जा सके, मार्ट में जा सके। और जिस दिन आपका आर्ट मार्ट में चला गया, यू विल बिकम
स्मार्ट। तो वही हमको एम्पावर करने की जरूरत है। और इसलिए पेडागॉजी कहता है कि सब कुछ इस पेडागॉजी में होने के बाद सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि हमारा टीचिंग क्या होना चाहिए, एंजॉयबल होना चाहिए, उसमें हमें मजा आना चाहिए। यदि मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई करने में तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए टीचर्स को क्लासरूम को एंजॉयबल बनाना चाहिए। और यदि टीचर एंजॉयबल नहीं बनाए, एंजॉय नहीं हुआ तो एंड ऑफ जॉय हो जाए। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और टीचर्स को क्लासरूम के अंदर में ह्यूमर को क्रिएट करना चाहिए। यदि टीचर ह्यूमर नहीं क्रिएट कर पाए तो वो सारे टीचर हमारे बच्चों के दिमाग में ट्यूमर क्रिएट कर देंगे। तो बेहतर है आउट ऑफ ट्यूमर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी क्लासरूम कोई ग्रेवयार्ड नहीं है जहां शांति हो, बल्कि हमारा क्लासरूम टू वे इंटरैक्शन का क्लासरूम होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था, आप लगातार बोलते रहिए। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 86, फिर 2009 के पहले 92 में चेंज, 2009 में राइट टू एजुकेशन, फिर एनईपी 2020। और हम पहली बार कहते हैं ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी है जो राइट टू एजुकेशन से हमें कहां ले आई, राइट एजुकेशन में ले आई। अभी तक की शिक्षा नीति केवल लेफ्ट ब्रेन का यूज करती थी, जो कि पूरी चीजों को रटती थी, घोटती थी, कंट्रोल करती थी। और जितना रटा घोटा हुआ है वो एग्जाम में, क्वेश्चन में हम क्या करते थे, उसी को उड़ेल देते थे। लेकिन पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम राइट ब्रेन का यूज कर रहे हैं। राइट ब्रेन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेटिव स्किल को बढ़ाता है। तो हम पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राइट थिंग एट द राइट मोमेंट इन द राइट डिग्री फॉर द राइट पर्सपेक्टिव फॉर द यूज ऑफ राइट पीपल कह पा रहे हैं। तब जाकर जब हम राइट ब्रेन का यूज करेंगे लेफ्ट ब्रेन के साथ, तब जाकर हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा, सर्वांगीण या होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। यहां पर रटने का नहीं है बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप करने का है। यहां रटने का नहीं है, इंटर्नशिप करने का है। यहां रटने का नहीं है, ट्रेनिंग करने का है। तो इसलिए हम इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम में आगे जाएंगे, जहां इंटर्नशिप उसका एक बहुत अच्छा और बहुत ही कारगर तरीका होगा, जहां से हम विद्यार्थियों को एम्प्लॉयबल बना सके। और लर्नर, लर्नर भी बहुत अच्छा शब्द है। लर्नर में से एल हटा दीजिए। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप अर्न नहीं कर पाएंगे। तो अर्न करने के लिए क्या जरूरी है, तो इसलिए लर्न करिए ताकि आप अर्न आगे कर पाए और आपको एक फुलफिलिंग और एंजॉयबल एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसलिए लर्निंग बहुत ही आवश्यक है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए इंडियन नॉलेज सिस्टम में यह है कि द नीड ऑफ द आवर इज टू इंट्रोड्यूस गुरुकुलम प्रैक्टिस इनटू द मॉडर्न करिकुलम। हम गुरुकुलम को मॉडर्न करिकुलम में कैसे लेके आए। अब हम सिलेबस नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। हम करिकुलम क्यों कहने लगे, क्योंकि हमारे यहां पहले हुआ क्या करता था, गुरुकुलम। तो हम गुरुकुलम की प्रैक्टिस को हमारे मॉडर्न करिकुलम में कैसे लाएं, भारतीय ज्ञान परंपरा को टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कैसे हम आगे बढ़ाकर विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बना पाए, यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा, जो कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, बीजेपी, और यही है भारतीय ज्ञान परंपरा। वो ज्ञाना जी नहीं है, याद रखिएगा, ज्ञाना संस्कृत में JNANA होता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को हम एनईपी 2020 में शामिल नहीं कर पाते तो हम भारत को एक नई भारत के रूप में नहीं ले जा पाते, विकसित भारत के रूप में नहीं ले जा पाते। इसलिए ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इसीलिए अगला जो स्टेप है हमारा, वे फॉरवर्ड, ये है कई सारी अपॉर्चुनिटीज हम ले आए, ऑनलाइन कोर्सेस ले आए, क्रेडिट वाले कोर्स ले आए भारतीय ज्ञान परंपरा में, टीचर्स को लगातार ट्रेन करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम लोगों को करा सकें, जो हमारा एकेडमिक कंटेंट अवेलेबल है विभिन्न भाषाओं में उनको हम ट्रांसलेट कर पाएं, रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ा पाएं, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम कोलैबोरेशन करके कैसे अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएं, ये बहुत आवश्यक है। और ये यदि हो जाता है तब जाकर हम ये कहेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे बेहतर छत्तीसगढ़ है, विकसित छत्तीसगढ़ है। और यही छत्तीसगढ़ सारे दुनिया का क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस बनेगा। और ये यदि जिस दिन हो जाता है, विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पूरी हो जाती है, और उसी दिन पूरी होगी जिस दिन ये विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा, तो भारत भी विकसित भारत अपने आप बन जाएगा। तब हम जाके कह सकते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।